ये उन दिनों की बात है जब मैं एक सिविल इंजीनियर हुआ करता था। काम के लिए मैं शहर में रहता था, जबकि मेरे परिवार वाले सब गांव में रहते थे। काम के चलते बहुत दिनों से मेरा गांव जाना नहीं हो पा रहा था, मगर एक दिन सुबह सुबह पापा का कॉल आया। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत सही नहीं है और वो अपने आखिरी वक्त पर मुझे देखना चाहती है। हालांकि अगर कोई दूसरा कारण होता तो मैं मना भी कर देता, मगर इसके लिए मैं गांव जाने के लिए मना नहीं कर सका। फिर क्या था, मैंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे गांव पहुंच गया। मैं लगभग 1 सालों के बाद अपने गांव आया था, मगर इन 12 महीनों में मुझे गांव का कोई भी कोना बदला हुआ नहीं नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था। अभी भी गांव में ज्यादातर घर मिट्टी के ही थे। खैर, मैं दादी से मिला और बाकी घर वालों से भी। क्योंकि उन दिनों मौसम गर्मियों का चल रहा था, इसलिए शाम होते ही मैं ताजी हवा खाने के लिए घर के छत पर आ गया। वाकई में छत पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 10-10 पंखे चलाकर छोड़ दिए हो। कुछ घंटे यूं ही छत पर टहलने के बाद अब लगभग अंधेरा हो चुका था। छत पर से सारा गांव नजर आ रहा था। हालांकि गांव में पक्के इमारत बहुत कम थे, मगर जो थोड़े बहुत थे वो भी छत पर से नजर आ रहे थे। अभी मैं छत पर खड़े खड़े उन इमारतों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक 2 मंजिला इमारत के छत पर गई, जहां कोई छोटी सी बच्ची छत पर इधर उधर टहल रही थी। उस बच्ची ने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे थे, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद भी वो मुझे नजर आ गई। अभी मैं उस बच्ची को देख ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरा छोटा भाई है। तभी मैंने अपने भाई से कहा, वो घर किसका है? इतना कहकर मैं जैसे ही अपने भाई को घर दिखाने के लिए उस तरफ पलटा तो देखा कि वो बच्ची अब उस घर के छत पर गायब है। तभी मेरे भाई ने कहा, पता नहीं किसका घर है, पर वहां कोई रहता नहीं है, घर खाली पड़ा है। भाई के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि अगर घर खाली पड़ा है तो फिर वो बच्ची कौन थी। खैर, उस वक्त मैंने बात को रफा दफा कर दिया। कुछ ही घंटों में रात हो गई। मेरी आदत थी कि जब भी मैं गांव आता था, रात का खाना पीना करके टहलने जरूर जाता था। तो उस रात भी मैं खाना पीना करके टहलने निकल गया। पूरा गांव खामोशी में डूब चुका था, क्योंकि अमूमन गांव के लोग शहर के मुकाबले जल्दी सो जाया करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। रात का खाना आज कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा दूर तक टहला जाए, और यही सोचकर मैं आगे की तरफ चलने लगा। तब रात के यहीं कोई 9 बज रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना वहां चला जाए जहां पहले हम दोस्तों की महफिल जमती थी। मगर जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी याद आया कि सभी दोस्तों की शहर में नौकरी लग गई है। इसका मतलब कि अब मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं मिल पाऊंगा। खैर, किया भी क्या जा सकता था। मैं आगे की तरफ जाने लगा। चलते चलते अब मैं उस घर के पास पहुंच चुका था जिसके छत पर मैंने अपने छत से एक बच्ची को देखा था। वो घर काफी पुराना और जला हुआ मालूम पड़ रहा था, क्योंकि उस घर की बाहरी दीवारें शायद धुएं की वजह से काली पड़ चुकी थीं और उस घर के आसपास कोई घर नहीं था।
उस घर की ऐसी हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, और मेरा भाई भी तो यही बोल रहा था। पर अगर यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो फिर वो बच्ची छत पर कैसे पहुंच गई थी? उस घर को देखकर ये सब ख्याल फिर से मेरे जहन में उमड़ने लगे थे। ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था, जैसे कोई मुझे उस घर के अंदर बुला रहा हो। अभी मैं खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस घर का दरवाजा, जो कि आधा जला हुआ था, वो अपने आप ही एकदम से खुल गया। जबकि उस वक्त ना तो हवा चल रही थी और ना ही किसी ने दरवाजा खोला था। खैर, मैं दरवाजे के पास गया और घर के अंदर झांकने लगा। घर के अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। अभी मैं दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांक ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया हो और मैं धड़ाम से घर के अंदर जाकर गिर गया। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर मुझे पीछे कोई नहीं दिखा। खैर, मैंने अपने जेब से अपना सेल फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा। वो घर जैसा बाहर से दिख रहा था, अंदर से भी ठीक वैसा ही जला हुआ नजर आ रहा था। घर की खिड़की में जितने भी शीशे थे सब टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। खैर, मैं घर में थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं घर में अंदर जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि जरूर इस घर में कोई रहता होगा, मगर इस टूटे फूटे घर में कौन रहेगा, वो भी बिना बिजली के। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी। इसलिए मैं सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बच्ची जिसे मैंने छत पर से देखा था, वो दूसरी मंजिल के फ्लोर पर इधर उधर भागे जा रही है। मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पीछे पीछे एक औरत भी भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों खेल रहे हो, क्योंकि वो बच्ची भागते हुए भी खिलखिला रही थी। अभी मैं सीढ़ी के पास से छिपकर उन दोनों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस औरत और उस बच्ची के चेहरे से एक अजीब तरह की रोशनी निकलने लगी और मुझे उन दोनों का चेहरा साफ तौर पर नजर आने लगा। उन दोनों की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थी। ये देखकर मेरी हिम्मत धरी की धरी रह गई। मेरी सांसें बिना भागे ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है, क्योंकि मैं ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। पता नहीं क्यों, मगर उस वक्त मेरे जहन में भागने का भी ख्याल नहीं आ रहा था। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। डरी हुई निगाहों से अभी मैं उन दोनों औरत और बच्ची को देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले तक जो वो दोनों जमीन पर दौड़ रहे थे, अब उनके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर हो चुके हैं और वो दोनों हवा में उड़ते हुए चल रही हैं। ये देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया। आखिर कोई इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है? अभी मैं ये सब हैरान कर देने वाला नजारा देख ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे एक आवाज आई। बिना बताए किसी के घर में ऐसे घुस आते हैं? आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे पीछे
मुझसे कुछ सीढ़ी नीचे एक आदमी खड़ा था। उसकी भी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही वो औरत और बच्ची भी वहां पहुंच गए। अब उन 3 भूतों के बीच मैं पूरी तरह से घिर चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं। धीरे धीरे डर और घबराहट मुझ पर हावी होने लगा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। घर वालों ने बताया कि मैं उन्हें उस घर के बाहर बेहोश मिला। फिर मैंने घर वालों को धीरे धीरे सब कुछ खुलकर बताया, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल आज से 6-7 महीनों पहले उस घर में एक 3 लोगों का परिवार रहा करता था। पति पत्नी और उनकी एक 8 साल की छोटी सी बेटी। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन उनके घर का गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और बदकिस्मती से उस वक्त वो तीनों ही किचन रूम में ही मौजूद थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि वो घर तो क्या, आसपास के 1-2 और घर भी जल गए। तब से उस घर में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सुबह सुबह नहा धोकर मैं जब ऑफिस पहुंचा तभी मेरे फोन पर मेरी पत्नी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो सामने से उसने बताया कि उसके पिताजी यानी मेरे ससुर जी, अब उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लग नहीं रहा कि वो अब ज्यादा दिनों तक बच भी पाएंगे और उनकी ये इच्छा है कि वो अपने आखिरी वक्त पर मुझे देखें। हालांकि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, मगर ससुर जी की ये इच्छा मैं ठुकरा भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को हाँ बोल दिया और उसे ये जानकारी दे दी कि मैं आज ऑफिस का काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मेरा ससुराल यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेन पकड़ना होगा, फिर बस और ऑटो रिक्शा पकड़कर वहां पहुंचूंगा। जितना मुश्किल ये सुनने में लगता है, असल में उससे भी ज्यादा मुश्किल है और यकीनन मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। खैर, अब मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो मुझे ये मुश्किल भरा काम करना ही पड़ेगा। ठीक शाम के 6:30 बजे ऑफिस से मेरी छुट्टी हुई। ऑफिस बैग मैं अपने रूम में ना ले जाकर ऑफिस में ही रखकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर मैंने ट्रेन पकड़ा और वहीं से मेरा सफर शुरू हो गया। ठंड का मौसम था, इसलिए ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। खैर, मैं जब ट्रेन से उतरा तो तब घड़ी में शाम के 7:15 बज रहे थे। मैं स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप था, लिहाजा मैंने वहां से भट्टापुर जाने वाली बस पकड़ ली। भट्टापुर एकदम लास्ट स्टॉप था, तो मैं आराम से बस में एक झपकी ले सकता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर मुझसे भाड़ा लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने उसे भाड़ा तो दिया ही, पर साथ में ये भी कह दिया कि मुझे भट्टापुर जाना है। अगर बस वहां पहुंच जाए तो वो मुझे उठा दे। कंडक्टर ने मेरी बात पर हामी भरी और वो वहां से आगे चला गया। उसके जाते ही मैंने जो आंख बंद किए, फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी और एक जगह पर रुकी हुई थी। मुझे काफी हैरानी हुई कि अब ये बस को क्या हो गया और सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। लिहाजा मैं बस से नीचे उतरा
और चलकर जब बाहर आया तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि बस भट्टापुर गांव के स्टैंड पर खड़ी थी। वो कंडक्टर वहीं पास ही में किसी से बातें कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आखिर इस कंडक्टर के बच्चे ने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैं गुस्से से लाल होकर उस कंडक्टर के पास गया और बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इस पर कंडक्टर बोला, जगाने की बहुत कोशिश की मैंने आपको, पर आप जागे ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने कहा, मुझे मुखिया जी के घर के पास जाना है। इस पर कंडक्टर बोला, मुखिया जी का घर? पुराना बरगद? वो तो काफी दूर है। अब कोई सवारी नहीं मिलेगी आपको, पैदल ही जाना होगा। कंडक्टर की बात सुनकर मैं काफी परेशानी में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इतनी रात गए मैं घर कैसे जाऊं। इतने में ही उस कंडक्टर ने फिर से कहा, साहब एक काम करिए, आप रोड से ना जाकर मैदान वाले रास्ते से चली जाइए, वो रास्ता छोटा पड़ेगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैं वहां से चल पड़ा अपने घर की ओर। चलते हुए जैसे ही मैं बस स्टैंड से बाहर निकला तो मुझे सामने एक मिठाई की दुकान नजर आई। मैंने सोचा इतने दिनों के बाद अपने ससुराल जा रहा हूं, क्यों ना थोड़ी मिठाइयां ही लेता चलूं। इतना सोचकर मैं मिठाई खरीदने उस दुकान में घुस गया। वहां से मैंने कुछ मिठाइयां खरीदी और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी, पर क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका था इसलिए रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। एक हाथ में मिठाइयों से भरा थैला और दूसरे हाथ में मोबाइल टॉर्च लिए मैं आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि उस कंडक्टर ने बताया था कि मुझे रास्ते में ना जाकर मैदानी रास्ते से जाना है, तो मैंने वैसा ही किया। रास्ते के एक छोर से मैं नीचे मैदान में उतर गया और मैदानी रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगा। दोनों तरफ से घिरे रास्ते के मुकाबले खुले मैदान में चलने पर मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे कोई बर्फ के गोले फेंक कर मार रहा हो। अभी मैं उस खुले मैदान में चल ही रहा था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज कुछ अजीब तरह की थी, जैसे दो पत्थर आपस में टकरा रहे हों। मैंने एक नजर अपने आसपास देखा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही होगी? सवाल तो यही था, पर इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा था। खैर मैं चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई, जैसे कहीं आसपास से ही आ रही हो। मैं और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। मैंने उस आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे पीछे से ही आ रही है। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा, मगर अजीब बात तो ये थी कि मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगने लगा था कि जरूर मेरी तबीयत बिगड़ गई है। इतना बड़ा वहम मुझे नहीं हो सकता है। ये सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। अभी मैं तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने जिस हाथ में मिठाई का थैला पकड़ा हुआ था उसी हाथ पर मुझे कुछ महसूस हुआ। किसी ने मेरे उस हाथ को पकड़ लिया, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी इंसान का हाथ हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर के हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक इंसानी कंकाल खड़ा था
उस कंकाल की आंखें सफेद चमक रही थी और उसके पूरे शरीर में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। मुझे समझ आ गया कि पत्थर टकराने की आवाज इसी कंकाल में से आ रही थी। मैंने उस कंकाल से तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेतहाशा बस भागे जा रहा था। यहां तक कि डर के मारे मैं पीछे पलटकर भी नहीं देख रहा था। जी जान लगाकर अभी मैं उस मैदान में भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मैंने सोचा कि अभी इस झोपड़ी में जाकर बैठ जाता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लिहाजा मैं दौड़ते हुए उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। मेरे 2-3 बार दरवाजा पीटने पर शॉल ओढ़े एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैं बिना किसी सवाल जवाब के झोपड़ी के अंदर घुस गया। तभी वो शॉल वाला आदमी चलते हुए मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, ऐसे हाँफ क्यों रहे हो तुम? इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि एक तो उसने शॉल से सारा कुछ ढक रखा था, दूसरा झोपड़ी के अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही थी। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर वो आदमी झोपड़ी के एक कोने की तरफ जाने लगा, पर वो जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मुझे वही पत्थर टकराने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर वो आवाज क्यों और कैसे आ रही है। इतने में ही वो आदमी पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आया, पर वो जैसे ही पानी देने आगे बढ़ा कि तभी उसके शरीर पर से वो शॉल नीचे जमीन पर गिर गया। तो मैंने जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि पानी का गिलास लिए वही कंकाल ठीक मेरे सामने खड़ा था। मेरा माथा सुन्न हो चुका था, कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब फिर से पीछा कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि मेरे पास वहां से भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मैंने वही किया। उसी वक्त मैंने वहां से दौड़ लगा दी। हड़बड़ी में मिठाई का थैला मैं वहीं पर छोड़ आया। भागते भागते मैं सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुका। सबको मैंने ये बात बताई तो सबने ये कहा कि ऐसे रात में मिठाई वगैरह नहीं लानी चाहिए, और खासकर सुनसान रास्तों से तो कभी भी नहीं। हो सकता है मिठाई के साथ साथ कोई बुरी बला भी हमारे साथ घर आ जाए। ये सब सुनकर मैं काफी डर गया और उस रात के बाद से मैं रात में कभी भी मिठाई लेकर कहीं नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।